अभी तक जो ऑरिक्लोथेरेपी के बारे में हमने पढ़ा है, ये हमारा ईयर है, मॉड्यूल है ईयर का। इसके एनाटॉमिकल पार्ट को पूरा स्टडी किया, 9 भागों में डिवाइड किया था हमने। उम्मीद है आप सबको 9 जो पार्ट है वो आपको पता होगा, याद होगा। इसमें पॉइंट्स को याद करना, एनाटॉमिकल रीजन का पता होना बहुत आवश्यक है। बगैर उसके आप कुछ नहीं कर सकते। और ये है भी थोड़ा सा, 9 पार्ट हैं। इन 9 पार्ट को ठीक से समझ लेना, लोकेशन को अपने नजर में बिठा लेना, तो आधा काम यही खत्म हो जाता है। उसके बाद बहुत आसान हो जाता है इसकी स्टडी करना, और इसको एप्लीकेशन में लाना भी बहुत आसान हो जाता है। और डे बाय डे आप देखोगे, 10 से 12 क्लास के बाद आप खुद बताने लग जाओगे कि इस बीमारी का ये इलाज होगा, ऐसे होगा, हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे। और ऐसा रियली होगा इस क्लास में। तो ऑरिक्लोथेरेपी क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसको एप्लीकेशन में हम कैसे लाएंगे, ये काम कैसे करता है, हमें इसके डायग्नोसिस का आइडिया कैसे मिलता है, इन सारी चीजों पे हमने डिटेल डिस्कशन किया। उसके बाद हमने इसके एनाटॉमिकल पार्ट को स्टडी किया, जिसमें सबसे, पूरे ईयर को जब हम देखते हैं तो सबसे पहला जो हमने पढ़ा था वो है लोब। ये निचले का हिस्सा जो लटकन बोलते हैं, इसे पिन्ना बोलते हैं, ये लोब था जिसको हमने पढ़ा। इसको हमने 9 भागों में बांटा। आप लोगों ने ड्रॉ किया था, कल मैंने ड्रॉ करके पूरा डिटेल दिखाया भी था। ये है ड्राइंग, जिसमें पहला क्या था, JTT, जॉ टंग एंड थ्रोट। दूसरा था NEE यानी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, आई एंड ईयर। और तीसरा था OTO यानी ऑक्सीजन का, इम्यूनिटी, ऑक्सीजन और टॉन्सिल, ये 3 का। तो जब हम लोब को स्टडी करते हैं तो जैसा मैंने बताया था कि अबव द नेक मैक्सिमम चीजें इससे कवर हो जाती हैं। मैं आज की एक घटना आपके साथ शेयर करता हूँ कि एक सज्जन आए थे, उनके इस पोर्शन में, राइट हैंड में पूरा पेन था, पूरा जबड़े में पेन था। उनसे बोला नहीं जा रहा था, पानी नहीं पिया जा रहा था। तो हमने कुछ खास नहीं किया, उनको 3 पॉइंट्स लगाए, काफी रिलीफ मिला। फिर गर्म पानी में 2 ड्रॉप अमृत धारा डाल के पिला दिया। वो इसलिए ताकि इंटरनल माउथ के अंदर कोई इन्फेक्शन होगा, कोई चीजें होगी तो उस पर काफी असर होगा। पेन रिलीफ एट ए टाइम हो गया उनको। अब आप ये सोचो कि ये पूरा एरिया में पेन है उनको, और हमने दिया, और अभी के अभी पेन रिलीफ हो गया उनको विद इन 10 to 15 मिनट्स। इसलिए इस थेरेपी को मैं हमेशा पेन किलर थेरेपी के नाम से बोलता हूँ, क्योंकि जितना पेन किलर खाने, जितना टाइम आप पेन किलर खाओगे उससे रिलैक्स मिलेगा, उससे कम टाइम में इस थेरेपी से आपको रिलैक्स मिल जाता है। तो लोग के थ्रू हमने ये पूरा सेक्शन, ENT सेक्शन को पढ़ा था। उसके पास दूसरा पार्ट आपको पढ़ाया गया था, वो है हेलिक्स, जो आपको ड्रॉ करके दिखाया गया था। हेलिक्स, ये लोब, ये एरिया है, देखो। और हेलिक्स यहाँ से शुरू होता है, ये देखो, ये पूरा आउटर पार्ट जो है, यहाँ से यहाँ तक, ये हेलिक्स का है। इसमें सारा पॉइंट्स हमने पढ़ा था। 9 पॉइंट टोटल हमने पढ़ाई किया था इसमें। पहला पॉइंट था डायफ्राम का, दूसरा पॉइंट था रेक्टम का, तीसरा पॉइंट था यूरेथ्रा का, चौथा पॉइंट था एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन का, फिफ्थ पॉइंट था एनस का। सबका डिस्क्रिप्शन मैंने प्रयास किया था कि थोड़ा सा डीप डिस्क्रिप्शन आपको दिया जाए ताकि आप उसको समझ पाओ। ईयर एपेक्स का पॉइंट था, देन प्रोटेक्टिव पॉइंट था H7, देन स्किन का पॉइंट था H8, उसके बाद एलर्जी पॉइंट था H9। तो इस तरह ये सारा जो है आपको 2 पार्ट, इसके 2 एनाटॉमिकल पार्ट हमने इसका स्टडी कर लिया। और उसके बाद आज हम तीसरे पार्ट का, और कोशिश करेंगे चौथे पार्ट का भी
स्टडी करने का। और जो इसका स्कैनिंग मशीन है वो ये है, देखो इसको बोलते हैं जिमी। ये ऐसा यंत्र है जिसके थ्रू आप जब इससे स्टिमुलेशन स्टार्ट करोगे तो आप फाइंड आउट कर पाओगे किसी के किडनी में प्रॉब्लम है, लीवर में प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट का इशू है, नींद नहीं आती, रात को सो तो रहे हैं लेकिन माइंड एक्टिव रहता है। तो इसका मतलब क्या होता है, इन सारी चीजों को पता करने के लिए ये केवल ये इंस्ट्रूमेंट काफी है। और चीजों को आप कहीं भी जाओगे पता करने के लिए बड़े सारे इंस्ट्रूमेंटेशन की आवश्यकता होती है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आप इसको फॉलो करोगे तो ये जिमी आपके पॉकेट में रहना चाहिए, और एक सीड का पैकेट। आप चलते फिरते डॉक्टर हो, कहीं भी ट्रीटमेंट दे सकते हो, कहीं भी इलाज कर सकते हो। ये इस थेरेपी की खासियत है। ट्रेन में जा रहे हो ट्रेन में इलाज कर दो, गांव में जा रहे हो गांव में इलाज कर दो, बस में जा रहे हो बस में इलाज कर दो। मतलब इसके लिए कोई ओपीडी की आवश्यकता है ही नहीं, कोई टेबल चेयर की आवश्यकता है नहीं, किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, चलता फिरता ट्रीटमेंट पैकेज है। तो इसको अगर आप ध्यान से करेंगे, इसलिए मैंने पूरा का पूरा सेशन आपको दिया है। 24 सेशन में आप इसको समझ पाएंगे और इसको एप्लीकेशन में ला पाएंगे। इसको अगर आपने एप्लीकेशन में ले आए तो आप लोग जहां जहां से भी बिलोंग करते हैं, हम कोशिश करेंगे उन उन एरिया में प्रयास करके, अगर आप लोग उससे सहमत होंगे, आप थोड़ा सा प्रयास आप लोग करेंगे, तो इन चीजों को जो हमारी पुरानी पद्धतियां हैं, परंपराएं हैं, जिसके थ्रू हम इलाज करते थे, जिसके थ्रू, और इन सब का साइंटिफिक बेस है। ऐसा नहीं है कि कोई हम हवा में बोल रहे हैं या कोई ऐसी चीजें हैं, ये साइंस भी कहता है। क्रेनियल नर्व्स के बारे में साइंस भी पढ़ाता है, मोटर नर्व्स के बारे में साइंस भी पढ़ाता है, सेंसरी नर्व्स के बारे में साइंस भी पढ़ाता है, ऑप्टिक नर्व्स के बारे में साइंस भी पढ़ाता है। लोब और एक्सटर्नल ईयर का डिस्क्रिप्शन जैसे हम देते हैं वैसे ही साइंस की बुक में भी है। तो हम कुछ नया चीज या कुछ ऐसी बात हवा में नहीं कर रहे हैं जिससे आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ये अजीब सी बात है, ये कैसे हो सकता है। नहीं, सभी चीजें पॉसिबल है, और हम अगर इस पे थोड़ा सा मेहनत कर ले तो पॉसिबल हो पाएगा। हमने प्रयास किया है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये सिखाया जाए। उसी तरह आप भी प्रयास करना कि इन सब चीजों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके। खासकर छोटे छोटे शहरों में बड़ी आवश्यकता है इन सब चीजों की। किसी का कमर दर्द हो जाता है, पेट दर्द हो जाता है, बेचारे 10-10 20-20 किलोमीटर 500 रुपये तो किराए खर्चे हो जाते हैं, ले जाके जाते हैं, फिर जाके वो डॉक्टर 500 1000 2000 रुपये लेता है, वो इंजेक्शन लगा देता है। तो इन सब से बचने के लिए देखो, इस तरह से क्या होता है कि जब इस तरह से फैसिलिटी, एक आप अर्निंग सोर्स भी बन सकता है आपका, साथ में आप चैरिटी भी कर सकते हो। जब इस तरह के काम आप करते हो ना, तो आप देखो कि आप अपने आप को इकोनॉमिकली हेल्दी बना रहे हो और दूसरे को भी इकोनॉमिकली हेल्दी बना रहे हो। क्योंकि जो काम उसके 1000 2000 5000 खर्च होके होंगे वो आपने 500 में कर दिया, तो उसका भी 4000 रुपये सेव कर दिया आपने, तो उसका भी फाइनेंशियल विन विन सिचुएशन है, उसके लिए भी बेहतर होता है और दूसरों के लिए भी बेहतर होता है। तो इसलिए उस चीज का हमने ध्यान रखना है। बस मैं मुझे बात बहुत जी जी, कोई सवाल है पूछिए, फिर मैं न्यू जो है चीजें शुरू करूंगा। जी, कोई सवाल है? आज हम थर्ड पार्ट करेंगे, तीसरा एनाटॉमिकल पार्ट जिसको हम कहते हैं, देखो ये है
हमने एंटी हेलिक्स सेव कर लिया, ये पूरा आउटर पार्ट को कल हमने 9 हिस्सों में बांट के पढ़ लिया। अब आज हम इसके जस्ट नीचे देखो, ये जो उभरा हुआ हिस्सा है और ये जो आउटर पार्ट है उसके बीच में एक देखो ब्लैक सी लाइन खींची हुई है, क्या बोलते हैं हम? स्काफा, स्काइफोसा बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इस पे हमने कैसे काम करना, पहले हम इसकी चर्चा करेंगे। ये किसको बिलोंग करता है? मैंने जब इसका एनाटॉमिकल डिवीजन बताया था तो मैंने आपको बताया था, ये देखो ये फिंगर से लेके क्लेविकल रीजन तक, पूरा यहां से लेके यहां तक। अब हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो अपने फिंगर्स से लेके यहाँ तक की जितनी प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। कि किसी को एक्सक्यूज मी सर। कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाता है, किसी को नमनेस हो जाता है, किसी के थंब में पेन होता है, अजीब सा हेलो। सूजन आ जाता है। एक्सक्यूज मी सर। सर इसको प्लीज रिपीट कर दो, दोबारा से बता दो इसको। हम आप कर लूंगा ये। आप लोग अपने आप को म्यूट रखेंगे तो मैं रोज ये सारी चीजें रिपीट करता हूँ, ताकि जो देर आए या इधर हो गए उधर हो गए, ये मेरी ड्यूटी नहीं है लेकिन फिर भी मैं करता हूँ ताकि आप लोगों का कुछ छूट ना जाए। लेकिन बीच में आप डिस्टर्ब ना करें प्लीज। आप रहें, क्लास खत्म होगी उससे पहले मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब हो जाएगा। आप वैसे भी मुझे फोन करके पूछ सकते हो, मैं ऐसे खाली बैठा रहता हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं सर होता, बस एक कभी भी बार फोन बता करके दो। आप। जी, सर प्लीज एक बार बता दो ये वाला ना, फिर नहीं तो बीच में से ना वो कनेक्शन मैंने खत्म हो अभी जाएगा। तीसरा जो इसका हमने डिवीजन किया था, एनाटॉमिकल डिवीजन, और तीसरा पार्ट अभी आज हम पढ़ रहे हैं जिसको हम कहते हैं स्काफा, स्काफा फोसा बोलते हैं इसको। इसमें हम जो पढ़ेंगे वो क्या होगा, हमारे फिंगर से लेके पूरा नेक तक, जिसमें फ्रोजन शोल्डर भी आएगा, क्लेविकल रीजन की जितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, टेनिस एल्बो का प्रॉब्लम आता है, रिस्ट में इशूज आते हैं, कार्पल के इशूज आते हैं, ये सारी चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। उसके कौन से पॉइंट्स होंगे, कैसे पॉइंट्स होंगे, क्या करना पड़ेगा, इन सारी चीजों पे अभी हम डिस्कस करते हैं। इसको जैसे मैं बोला स्काफा फोसा, तो इसका कोड वर्ड क्या हुआ? एस एफ। इसकी जब हम कोडिंग करेंगे तो एस एफ से करेंगे, SF1, SF2 ऐसे करके, ठीक है। कल हमने L1, L2, L3, L4, L5, L9 तक किया था, फिर हमने H1 से लेके H9 तक किया था। तो आज जो हम करेंगे वो होगा SF1। SF1 से शुरू करेंगे और फिर समय रहेगा तो दूसरा पॉइंट भी हम कवर करेंगे। अगर आप लोगों को फुर्सत मिला हो तो ग्रुप में मैंने, क्योंकि आप लोग ज्यादा बिजी रहते हैं, ग्रुप जरूर देख लिया करो एक बार। ग्रुप में इसका फोटो मैंने डाल दिया है, इमेज डाल दिया है। आप लोगों की आसानी के लिए क्लास से पहले मैं डाल देता हूँ, जो जिनके पास प्रिंट लेने की फैसिलिटी है वो प्रिंट ले लें, अदरवाइज आपके पास रहेगा तो जब मैं बताऊंगा तो आप बेहतर तरीके से इसको आइडेंटिफाई कर पाओगे, समझ पाओ। तो स्काफा फोसा में हम शुरू करते हैं किससे? SF1 से। अब SF1 यहां से शुरू होगा, टॉप्स, ठीक है। लोकेशंस आप, मैं ऐसे अंदाजन बता देता हूं, इमेज मैंने दिया हुआ है, उसको अच्छे से देख के आप पता कर लें, ठीक है। और उस पे अभी तो बहुत सारी बातें होंगी, जब हम डिजीज पे आएंगे, प्रोटोकॉल पे आएंगे तो सारे उसी पे बातें होंगी, उस टाइम हर रोज ही इस पे बात करेंगे। तो टॉप में आएगा ये SF1। SF1 किसको डिनोट करता है? फिंगर को। हमारे जो फिंगर है ना, 5 फिंगर्स हैं, इसको डिनोट करता है। उसके बाद फिंगर से रिलेटेड क्या क्या चीजें होती है आप देखो, फिंगर में कई दफा देखो ऐसे फोल्ड हो जाता है किसी का, फिंगर में नमनेस आ जाता है। जब फोल्ड हो जाता है तो हम क्या कहते हैं? अर्थराइटिस हो गया है ना।
तो ये फोल्ड क्यों होता है, हमें ये जानना है। फोल्ड होना हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, ये क्यों हुआ ये जानना बहुत बड़ी बात है। अगर हम ये जान लेंगे तो इसका सॉल्यूशन दे पाएंगे। अगर ये हम नहीं जान पाएंगे तो ये ऐसे फोल्ड हुआ, अब ऐसे हो जाएगा और हम देखते ही रह जाएंगे, हम कुछ कर नहीं सकते। तो इस पे हम डिस्कस करेंगे। SF2 कार्पल का होता है, लिख लो, लिखना चाहो तो लिख लो। SF1 फिंगर और SF2 कार्पल और SF3 रिस्ट। अब हम एक साथ बात करते हैं कि देखो, यहां से लेके यहां तक, ये यहां से हमने शुरू किया, यहां से यहां तक ये रिस्ट आ गया हमारा। अब सबसे पहले अगर ऊपरी सतह को हम देखते हैं तो पहला क्या आता है, कार्पल। ये पूरा एरिया क्या कहलाता है, कार्पल। अब ये कार्पल जो है ये डिस्टर्ब क्यों होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला कारण इसका डिस्टर्ब होने का, यूरिक एसिड। आपका अगर यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, आपके शरीर ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगा, तो ये डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि यूरिक एसिड क्या करता है, ब्लड सप्लाई को डिस्टर्ब करता है, हर एक ज्वाइंट्स पे ब्लड सप्लाई को डिस्टर्ब करता है। तो अगर इन ज्वाइंटों पे ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब होगा तो क्या होगा, डेफिशिएंसी पैदा होगी। किस चीज की, अलग अलग चीजों की। डेफिशिएंसी कैल्शियम की भी हो सकती है, और डेफिशिएंसी विटामिन की भी हो सकती है, वो डेफिशिएंसी ब्लड की तो ऑटोमेटिकली होगी, क्योंकि ब्लड के थ्रू ही सारे न्यूट्रिशन हमें मिलते हैं। तो उस तरह से चीजें होती है। दूसरा क्या होता है, हमारे जो नेल्स हैं उसमें रेडिश हो जाता है, कई दफा देखते होगे, या आपको दर्द करता है, लाल सा हो जाएगा, पेन फील होगा, या छोटे से दाने टाइप का बन जाएगा, बहुत पेन होता है। ये सब ड्यू टू इन्फ्लेमेशन होता है, ड्यू टू यूरिक एसिड इंक्रीज हो गया, एसिड ज्यादा बढ़ गया, एसिड का मूवमेंट हो गया, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको होगी। और यही सारी चीजें आगे चल के क्या क्या रूप धारण कर लेती है, जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। कार्पल टनल सिंड्रोम बीमारी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। आर ए तो आजकल RH फैक्टर की टेस्ट सब कुछ कराते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस का नाम आपने सुना होगा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस का नाम आपने सुना होगा, कार्पल टनल का तो मैंने बता ही दिया है। ऑटो इम्यून का प्रॉब्लम बहुत हो जाता है। तो आप सब इन सब, मैं इसलिए बार बार सारे क्लास में कहता हूं कि जब सोने से पहले पूरे ईयर की मसाज करना, इंटरनल पार्ट एक्सटर्नल पार्ट सभी को। जब आप ये मसाज करोगे तो ये चीजें ऑटोमेटिकली रिपेयर होती रहेगी। जब रिपेयर होती रहेगी तो आपको इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेगी। कई दफा आप देखते होंगे कि ये कैसे हो जाता है, आप खाना खाते हो, आपके चेस्ट में जलन होने लगता है, कभी फील किया आपने? आप अनईजी फील करने लगते हो, गला सूखने लगता है, बार बार पानी पीने का मन करता है। व्हाई व्हाई इट हैपन, कभी सोचा आपने ऐसा क्यों होता है? जब रात के टाइम में ज्यादा स्पाइसी, ज्यादा सॉल्टी फूड आप खाओगे और साथ में 3 बार चाय पी लोगे इवनिंग में, तो ऐसा होगा ही होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि शरीर में रिक्वायरमेंट तो तब जनरेट होगी जब आप रिक्वायरमेंट बनने दोगे। आज की डेट में ज्यादातर लोगों की शिकायत क्या है, भूख नहीं लगती। अब बताओ जी, भूख कैसे लगेगी? कई लोग तो क्लास में बैठ के भी चाय पकौड़े चला रहे होंगे। तो भूख तो कैसे लगेगी, अगर हर एक 2 घंटे पे आपने कुछ खा लिया, आपने चाय पी लिया, कॉफी पी लिया, कोल्ड ड्रिंक पी लिया,
किसी के साथ बैठे हो, कुछ ले आया तो हमने खा लिया, तो फिर भूख लगेगी कहाँ से? और ज्यादातर चीज हम कैसा इंटेक करते हैं? वो एसिडिक होता है। तो जब एसिडिक चीजें आप ज्यादा इंटेक करोगे तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी ना, भूख नहीं लगेगी। और धीरे धीरे ये हैबिचुअल हो जाता है। शरीर क्या है? आदत का शिकार होता है शरीर। जैसा आदत आप शरीर का बना दोगे, जैसा हैबिट शरीर में डेवलप करोगे। देखो, ये कोई मायने नहीं रखता कि 6 बजे शाम को ही खाना है, ऐसा नहीं है। अगर आप 8 बजे खाते हो तो रेगुलर 8 बजे खाओ, 2 बजे दिन में खाते हो तो रेगुलर 2 बजे दिन में खाओ। एक कायदा कानून तो बनाओ, आपका जो टाइमिंग है उसके हिसाब से ही करो, कोई बात नहीं। और ऐसा कोई काम नहीं है कि आप तय करोगे और वो आप नहीं कर सकते। ये तो एक्सक्यूज होता है, हम अपने लिए एक्सक्यूज निकाल लेते हैं। हम बहुत व्यस्त रहते हैं, हम बहुत। अब ग्रुप में मैं चीजें डालता हूँ, आप देखते भी नहीं हो, आपको पता भी नहीं होता, आपकी बिजीनेस ज्यादा होती है। इसलिए मैंने शुरू में ही बोला कि मैं खाली बैठा रहता हूँ, आप लोग बड़े व्यस्त रहते हैं। इन चीजों को आपने देखना है। जब इन छोटी छोटी चीजों को आप देखोगे और ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड की थिकनेस को नहीं होने दोगे शरीर में, तो आपको इस तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। इसके अलावा जो क्वालिटी ऑफ फूड है, क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें एक्टिव कब रहेंगी? जब प्रॉपर मात्रा में उनको विटामिन, कैल्शियम मिलता रहेगा। अब इसके लिए तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको आपने हमेशा टेक केयर करना है। पहला, आपका स्लाइवा प्रॉपर बनना चाहिए। दूसरा, आपका आरबीसी प्रॉपर बनना चाहिए। तीसरा, आपका व्हाइट ब्लड सेल प्रॉपर रहना चाहिए। अगर ये तीन चीज प्रॉपर नहीं है तो प्रॉब्लम होनी ही होनी है। और ये तीन चीज प्रॉपर करने के लिए कुछ भी 5,000 रुपए की चीज खरीद के नहीं खाना है। केवल आपने मेंटेन करना है क्या? 80-20 का रेशियो, 80% अल्कलाइन और 20% एसिडिक फूड। आपको सब कुछ इससे मिल जाएगा। आप करके तो देखो। 80% अल्कलाइन और 20% एसिड। जैसे एक एग्जाम्पल, गाजर खाते हो तो गाजर जब कच्चा खाओगे तो अल्कलाइन है। गाजर का हलवा खा लिया तो एसिड हो गया। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। गाजर तो कच्चा भी खाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि उसको नहीं खाया जा सकता। तो गाजर कच्चा खाया जा सकता है तो उसको खाओ। कई लोगों का विटामिन का कमी हो जाता है, B12 का, B9 का, कैल्शियम का, विटामिन D3 का, बड़ी सारी चीजों की कमी हो जाती है। और आज के डेट में D3 तो मैक्सिमम लोगों का कम ही रहता है। बहुत मुश्किल से एवरेज पे आ पाते हैं, ड्यू टू लाइफ स्टाइल है जहाँ वो रहते हैं, उस तरह का उनका जो अपना एक्टिविटी है, उन सारी की वजह से ऐसा हो रहा है। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है ना? क्या कि हम बातें करते करते 1 घंटा बिता लेंगे, लेकिन सुबह 1 घंटा जल्दी नहीं उठ सकते। तो ये तो प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम तो है और आगे रहेगा भी। जिस तरह के लाइफ स्टाइल हम जी रहे हैं उसमें, हमारे प्रेसिडेंट रहे अबुल कलाम आजाद जी ने कहा था कि जिसको सुबह उठने में परेशानी है, उसकी जिंदगी से परेशानी कभी खत्म नहीं होती। अगर आप सुबह नहीं उठ सकते तो आप अपने जीवन से परेशानी को बाहर नहीं निकाल सकते हो। कुछ भी कर लो आप, कुछ भी कर लो, आप अपने जीवन से परेशानी को बाहर नहीं निकाल सकते। और सुबह, एक संस्कृत का श्लोक है जो हमेशा मुझे याद आता है, आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपु। सुबह उठने में सबसे ज्यादा आलस्य होता है। कई लोग तो उठ के पानी पी के 5 मिनट और सो जाते हैं, वो 1 घंटा कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। ऐसा हम सबके साथ होता है, जनरली हम करते हैं, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। इन 3 पॉइंट का आपने ध्यान रखना है। टॉप से स्टार्ट करेंगे। SF1,
SF2, SF1 फिंगर्स हो गया, SF2 कार्पल हो गया, SF3 रिस्ट हो गया। नेक्स्ट है SF4, SF5 और SF6। SF4 क्या होगा? एल्बो का। कभी कभी क्या होता है कि हमारे एल्बो में फ्रंट साइड में यहाँ पेन हो रहा है, या बैक साइड में यहाँ पेन हो रहा है। इसका सिंपल सा एक्सरसाइज होता है, वो आप कर लोगे। वो मैं कल, कोई स्टूडेंट रहेगा यहाँ पे तो मैं करके दिखाऊंगा आपको। बहुत सिंपल है, उसको आप कर लोगे तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्या होता है कि इसमें जनरली जो लोग सुबह नहीं उठते हैं और सूक्ष्म व्यायाम नहीं करते, मैं नहीं कह रहा हूं आपको जाके 2 घंटे योग करो, मत करो। सूक्ष्म व्यायाम अगर किसी से भी आप पूछोगे, योग का जानकार, जिम भी जाके आप सूक्ष्म व्यायाम से ही वार्म अप जो करते हो, सारे सूक्ष्म व्यायाम का ही पार्ट है। तो वो सारा जब तक आप नहीं करोगे तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती रहेगी। और दूसरा, डाइट का ध्यान रखना है, क्योंकि सारे ब्लड सप्लाई यानी प्राण तत्व का खेल है। प्राण तत्व प्रॉपर चलता रहेगा तो आप बिल्कुल स्वस्थ, प्रसन्न और मस्त रहोगे। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होने वाली है और होती रहेगी। उसके बाद एल्बो के बाद आता है हमारा शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर। SF5 में आता है और SF6 में क्लैव कर। देखिए, ये पूरा जॉइंट जो रेगुलेट होता है और यहां से लेके नेक तक का रीजन, इसको इस दोनों पॉइंट से कवर होता है, SF5 और SF6 से। ये बॉडी पोस्चर की वजह से इसमें प्रॉब्लम होती है, आपके बैठने की वजह से प्रॉब्लम होती है, आपकी फिंगर जो हैंड है उसकी मूवमेंट की वजह से प्रॉब्लम होती है। आप इस हैंड से कभी हैवी उठा लिया, अनबैलेंस हो गया, दोनों हाथ का जो वजन है वो जब अनबैलेंस होता है तो उसमें खिंचाव आता है, वहां ये प्रॉब्लम हो जाएगा। सडन पूरी रात आप इस शोल्डर पे रख के सोते हो कई दफा, उससे प्रॉब्लम होता है। तो इन सारी चीजों को आपने ध्यान रखना, सारी चीजें आपके हाथ में है। अपना स्वास्थ्य अपने हाथ में है, आप उसको करो तो सही। 95% लोगों को सोना कैसे है यही नहीं मालूम है। कोई हाथ ऊपर करता है, कोई पैर नीचे करता है, कोई यहाँ फेंकता है, कोई यहाँ फेंकता है। ये सोने का तरीका ही नहीं है। कुछ तो सीखो, कुछ तो डिसिप्लिन लाओ अपने अंदर। जब तक वो डिसिप्लिन आएगा नहीं तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो इसमें क्या होता है, जनरली जो यहाँ की प्रॉब्लम होती है उसको हम क्या कहते हैं? थ्रोबिंग, थ्रोबिंग पेन। थ्रोबिंग पेन क्या होता है? नर्व्स वीक हो जाने की वजह से, नर्व्स वीक हो जाने की वजह से ब्लड का सर्कुलेशन स्लो हो जाता है। उसके बाद ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। वो फिंगर से स्टार्ट होगा, कार्पल में आएगा, रिस्ट में आएगा, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होगा। अब रिस्ट में आएगा तो रिस्ट में बहुत सारे नर्व्स ऐसे हैं जो खासकर जो फीमेल हैं उनका ओवरी से रिकनेक्ट होता है, यूट्रस से रिकनेक्ट होता है। तो अभी आप देखो, अगर यहां प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो क्या हुआ, आपका साइड इफेक्ट वहां भी आएगा। तो आपने ये चीज समझना है, समझ के इसको फॉलो करना है और इसको रेगुलर बेस पे यूटिलाइज करना है। सूक्ष्म व्यायाम रोज जरूर करें। ईयर, और मैंने 2 चीजें बताई, ईयर का स्विच ऑन और स्विच ऑफ, और दूसरा ईयर मसाज। दोनों में से एक तो कम से कम करना ही करना है आप। और ये किसी को भी बताओगे ना, आप जहां काम करते हो वहां भी लोगों को बताओगे, आप वहां करके दिखाओ 5 मिनट में, वहां से 50 to 60% लोग आप कहेंगे हाँ यार कुछ बात तो है। लेकिन कब ये पॉसिबल होगा? व्हेन फर्स्ट बिलीव इन योर सेल्फ। फेथ, बिलीव और अचीव, ये फॉर्मूला आपको अपनाना पड़ेगा। जब आप फेथ करोगे, बिलीव करोगे, तभी आप अचीव कर सकते हो। और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि जब लोग आपके पास आते हैं, यार थोड़ा सा देख दो हमें भी, ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे हो गया, ये सारी चीजें होता है। तो इन सारी चीजों को आपने
करना है, ध्यान से करना है, और फिर हम इस पे बेहतर काम करेंगे। अब जो एल्बो का इशू है आपका, जो एल्बो में लिगामेंट आता है, आर्म मसल्स आता है, एल्बो डिसऑर्डर में यह सब चीजें आ जाती है, टेंडन्स आता है, बोन्स इन आर्म्स आता है। अब इन सारी चीजों को करने के लिए जनरली किन लोगों को प्रॉब्लम होता है? किचन में काम करने वाली जो महिलाएं हैं, या ऑटो वर्कर्स हैं, या प्लम्बर वाले लोग हैं, या कारपेंटर वाले लोग हैं, या टेक्नो सेवी लोग हैं, इनको इस तरह की प्रॉब्लम्स ज्यादा होती है। शुरू कहाँ से होता है? पहले स्वेलिंग आएगा, एक फिंगर में स्वेलिंग आएगा, रेडनेस आ जाएगा, वहीं से आप समझ लो कि आपका नर्व्स वीक हो रहा है। फिर पेन हो जाएगा, फिर आप डिफिकल्ट मूवमेंट करने में डिफिकल्टी होने लग जाएगी। ये सब इंडिकेशंस होते हैं, शरीर हमेशा इंडिकेशन देता है, हम आप उसको मानते नहीं है। उसके बाद डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर इसका एक्सरे कराते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं, एमआरआई कराते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोमायोग्राफी, ये टेस्ट भी करवाते हैं। तो इन सारी चीजों को, कई दफा तो बड़ी सारी ऑटो इम्यूनिटी की, इम्यून डिजीज की वजह से प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, समझ में रहनी चाहिए, और आप थोड़ा सा अपने प्रति जागरूक हो जाए। जब आप अपने प्रति थोड़ा सा जागरूक हो जाओगे, तो आपके लिए सारा काम आसान हो जाएगा। करना क्या है? 24 घंटे में 1 घंटे अपने लिए निकालना है। 1 महीने 24 घंटे में 1 घंटे अपने लिए निकाल लो, वो 1 घंटा दूसरों के लिए वरदान बन जाएगा। आप अगर 1 महीने अपने लिए 1 घंटा निकाल लोगे ना, उस 1 घंटे में 30 डेज काउंट करके लिख लो, 30 डेज 1 घंटा पर डे अपने लिए निकालो। क्या करना है उसमें? थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम करना है, ईयर मसाज कर लिया, स्विच ऑन स्विच ऑफ कर लिया, और 15 मिनट ऐसा निकालो कि खुद से बात करना है। आंख बंद करके नहीं कर सकते तो आईने के सामने बैठ के बात कर लो। देखो, आपकी 80% समस्या हो गई खत्म। 80% समस्या हो क्यों रही है मालूम? हम खुद से बात करते ही नहीं। जब हम खुद से बात करते नहीं, तो खुद का पता ही नहीं हम क्या हैं, हमारे शरीर में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, हमें खुद ही नहीं मालूम। क्यों? यहाँ से गए, घर गए, खाया पिया, सामने खाना मिल गया, खा लिया, टीवी देख गया, लौट गया। खुद से बात कब किया? सो क्या गया, कब क्या, पता भी नहीं है। और घर वाले भी परेशान कि इससे बात कब की जाए, वो भी परेशानी है। सुबह जबरदस्ती तो उठाना पड़ेगा, आधा घंटे पहले उठना है, अब आधा घंटे में तैयार होके बाहर जाना है, क्योंकि ड्यूटी में लेट हो जाएंगे। ड्यूटी पे तो प्राइवेट में है तो सर पे बॉस बैठा रहता है, सरकारी में है तो थोड़ा बहुत चाय कॉफी हो भी जाती है, अदरवाइज तो कोई पता आता है नहीं। तो हम खुद से मिलते कब है, खुद से बात कहाँ करते हैं? कभी अपने मन से बोला करो शीशे के सामने बैठ के, भाई कैसे हो, क्या हाल चाल है, कोई परेशानी तो नहीं? देखो कितना अच्छा लगेगा आप, और शरीर भी बहुत अच्छा रिप्लाई करेगा। कई दफा आपका शरीर रो के दिखाएगा आपको कि तुम मुझसे इतना काम लेते हो, मेरे लिए क्या करते हो? कोई शर्म लिहाज रखा करो। ओवरलोड वर्किंग कराओगे तो तुम्हारा मशीन खराब हो जाएगा, फिर बुढ़ापे में कौन काम आएगा? इन सारी चीजों को आपने ध्यान रखना है। जब इसका ध्यान रखोगे, तो कोई डॉक्टर की जरूरत होगी नहीं, बल्कि डॉक्टर आपके पास आएंगे, भाई तुम इतना खुश कैसे रहते हो, कैसे रह लेते हो? ये सारी बातें मैं कोई हवा में नहीं कर रहा हूँ, वास्तविक में अगर आप करोगे तो आपको फील होगा ये सारी बातें। हम करते नहीं, एक दिन करके 2 दिन करके छोड़ देते हैं, तो हमें वो फीलिंग आती नहीं। 11 दिन करने के बाद ये फीलिंग आनी शुरू होती है। 11 दिन हीलिंग क्राइसिस होता है। शरीर ये मानने को राजी नहीं होता है कि ये अपने लिए भी टाइम निकाल रहा है, तो कहता है नहीं थोड़ा देखते हैं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, जब 11 दिन बीतता है तब वो यकीन होने लगता है। आप उससे पहले यकीन तोड़ देते हो, तो शरीर भी क्या करे, फिर बात ही नहीं करता। तो थोड़ा थोड़ा प्रयास करो खुद से बात करने का, खुद से मिलने का।